साथ स्वागत अभिनंदन करेंगे। मैं आप स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मैं मंडल अध्यक्ष भाई मनोज झा मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे और हमारे मुख्य अतिथि का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करने की कृपया मैं निवेदन करूंगा। बड़े व्यस्त कार्यक्रम से उन्होंने हमें अपना अमूल्य समय दिया। उनकी प्रेरणा और उनका आशीर्वाद हम सभी को आगे मिलता रहेगा। हमें पूरा विश्वास ही नहीं, हमें इस बात की अभिलाषा भी है, हम इस बात की कामना भी व्यक्त करते हैं कि आपकी काम से हमें भी जुड़ना है। उपस्थित पूर्व जिलाध्यक्ष रविंद्र राणा जी, उपस्थित मंडल अध्यक्ष अपने मनोज झा जी, तमाम अधिकारीगण, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, हम सभी के आदर्श, हम सभी को सिखाने वाले भाई ब्रजेश शर्मा जी, जिन्होंने 3 पीढ़ी 2.5 पीढ़ी से, तो मैं इस बात का साक्षी हूँ, पिछले 50 वर्ष से, जब मैं 5-7 साल का था, कि ब्रजेश शर्मा जी ने भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी का 80 में जो पुनर्नामकरण हुआ, भारतीय जनसंघ जब रूपांतरित हुआ भारतीय जनता पार्टी में, तो तब से उसमें युवा मोर्चा और फिर बाद में अन्य पदों पर काम करने वाले ऐसे मेरे अग्रणी ब्रजेश शर्मा जी। मोनू सनातनी जी, अपने बीच में मैं आग्रह करूंगा कि भाई साहब खड़े हो जाए। मोनू जी, हिंदू राष्ट्र सेना भारतीय जो परंपरा है संतों की, भारतीय जो परंपरा है अपने मूल्यों की, भारतीय जो एक बहुत बड़ा उत्थान हुआ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाते, उसकी उसी की एक उपधारा को, उसी की प्रेरधारा के बहुत बड़े प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहा है। हमारे अत्यंत लोकप्रिय विधायक श्रीमान प्रेमचंद अग्रवाल जी, माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के सभी श्रेष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। माननीय मंत्री जी का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत और अभिनंदन करने की कृपा करेंगे। आदरणीय डोभाल जी, मैं निवेदन करूंगा आदरणीय डोभाल जी और अपने मंडल अध्यक्ष भाई मनोज झा जी से मान्य हमारे वंदे वंदे। आज हमारे बहुत ही सरल सौम्य शिक्षा भी हमारे भाई गिरीश डोभाल जी जिन्हें राज्य बनाया गया है। मैं इसके लिए सर्वप्रथम ऋषिकेश की समस्त जनता की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। मंच पर आसीन हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भाई गणेश जोशी जी, ऋषिकेश विधानसभा के लगातार 4 बार निर्वाचित बहुत ही ऊर्जावान कर्मठ पूर्व कैबिनेट मंत्री भाई प्रेमचंद अग्रवाल जी, ऋषिकेश मंडल के सम्मानित अध्यक्ष भाई मनोज झा जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष भाई रविंद्र राणा जी, यहाँ मंच का कुशल संचालन कर रहे भाई दिनेश सती जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं मात्र से, सचमुच आज हम बहुत ही अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं और ये बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे बीच के ही एक सदन जो लगातार सक्रिय रहता है, ऐसे व्यक्ति को प्रदेश सरकार द्वारा या संगठन द्वारा अहम जिम्मेदारी दी जाती है। गिरीश डोभाल जी से मेरा बहुत पुराना परिचय है। आदरणीय शंभू पासवान जी उपस्थित हुए हैं। मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक बार सभागार में उपस्थित सभी लोगों से निवेदन है कि जोरदार तालियों के हमारे बड़े भाई आदरणीय शिरीष डोभाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच वरिष्ठ
सामाजिक रूप से भी, पार्टी के रूप से भी, अपनी ओर से भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। गिरीश डोभाल के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, पुराना परिवार है ऋषिकेश का। आपकी परिवार की पृष्ठभूमि एक एजुकेटेड फैमिली के रूप में है। परिवार एक बहुत संभ्रांत परिवार माना जाता है। और जब मैं पहली बार विधायक बना तो कुछ समय का योगदान मेरे साथ गिरीश डोभाल जी का भी रहा है। तो इसलिए आज वो इस मुकाम पे पहुंचे, मेरी विशेष शुभकामनाएं उनको है। और गिरीश डोभाल के बारे में एक बात कही जा सकती है, जहां लगा दो तो तन्मयता से लगते हैं, ईमानदारी से लगते हैं, स्वभाव से बहुत सरल हैं, मन के बहुत साफ हैं, कोई लाल लपेट आपके मन में नहीं है। इसलिए फिर से मैं आपको बहुत बधाई दे रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं जिस मौन पालन परिषद का मुझे लगता है शायद ये पहली बार गठन हुआ है, पहले तो नहीं हुआ, तो पहली बार गठन हुआ है। तो पहली बार वाले का मामला ये है कि आपको आगे बढ़ाना है इस मामले को। और मुझे ज्यादा तो नहीं कहना है, लेकिन आपने कार्यालय यहाँ खोला है, उसकी बधाई है। लेकिन उम्मीद करूंगा सबके घरों में एक शीशी शहद की आ जानी चाहिए। कितने लोग चाहते हैं घर में शहद की शीशी आनी चाहिए? ठीक है, अब देखो मैंने सबके लिए बोल दिया, क्योंकि हमारे जो डोभाल जी हैं वो भाव तो बहुत साफ सुथरे हैं। इसलिए मैंने कहा लेकिन अन्यथा नहीं लेंगे, ये अपनी व्यवस्था है, हो सके नहीं हो सके मैं आपकी तरफ से हाँ भी कर दिया और ये ना कर सके उनके लिए माफी भी मांग लेता हूँ। कोई कल को ये ना कहे साहब आपने तो कहा था, हो गया नहीं हुआ। कुल मिला के आप इस परिषद को आगे बढ़ाएंगे, मेरी उम्मीद है। किसी का हाथ ही काफी, ठीक है भाई, जिंदगी में किसी का हाथ ही काफी है, कंधे पर किसी का, जिंदगी में किसी का साथ ही काफी है, कंधे पर किसी का हाथ ही काफी है। मतलब भाई गणेश भी है, भाई जोशी भी है, भाई बड़ा भी है, भाई मंत्री भी है, तो चार तरह से बड़ा हो गया ना, ठीक है ना। गणेश का मतलब समझते हैं ना आप तो, हाँ या ना? जोशी का मतलब समझते हैं ना, हाँ कि ना? जोशी का मतलब जोशी नहीं, ब्राह्मण। कहीं सोचे जोशी का मतलब कुछ और लगा दें। जोशी का मतलब ब्राह्मण। तीसरा मेरा बड़ा भाई, और चौथा माननीय मंत्री, वो भी अनेकों विभागों के। तो चारों जब मिल जाए तो एक कड़ी और कोई जुड़ जाए तो मैं समझता और बड़ी बात हो जाएगी। पंच निष्ठा, पंच तत्व, ये सारे जुड़ जाएंगे। तो ऐसे में कह सकता हूं कि जिंदगी में किसी का साथ ही काफी है, कंधे पर भाई का हाथ ही काफी है। मैंने किसी को बोला था, मैं अब इसका नाम ही ले दे रहा हूं, कंधे पर इसका हाथ ही काफी है। दूर हो या पास, क्योंकि आजकल मुझे दूर कर रखा है इन्होंने, दूर हो या पास, इससे क्या फर्क पड़ता है साहब? अनमोल रिश्तों का एहसास ही काफी है। ये अनमोल रिश्ते हैं हमारे भाई के, अनमोल रिश्तों के एहसास ही काफी है। ऐसे भाई गणेश जोशी की बहुत मंगल कामना दे रहा हूँ। आप मेहनती, एक अच्छे नेता के रूप में प्रतिष्ठापित आज हमारे प्रदेश के अंदर हैं। मैं आपको धन्यवाद करते हुए, क्योंकि आपके विभाग का ये मामला है, माननीय धामी जी का धन्यवाद करते हुए आप सभी को, क्योंकि आज 8 तारीख है, ठीक 2 दिन बाद श्रावण मास शुरू हो रहा है। ये भगवान भोले का एक ऐसा महीना होता है कि हर आदमी उस श्रावण मास में, चाहे किसी और दिन मंदिर जाए ना जाए, इस दौरान जरूर जाता है। भोले के उस शिवालय पे 1 लोटा जल जरूर चढ़ाता है। तो उस भोले से प्रार्थना है, केदार बाबा से प्रार्थना है, नीलकंठ बाबा से प्रार्थना है, और हमारे यहाँ तो चंद्रेश्वर, सोमेश्वर, वीरभद्र महाराज है। इन सब से प्रार्थना है कि हमारे इस ऋषिकेश विधानसभा और मेरे पूरे उत्तराखंड बल्कि देश के ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबको धन्यवाद करते भी बहुत वरिष्ठ है। मैं निवेदन करूंगा कि आप भी आए, और मैं मंचा सिंह, मान्य मंत्री जी और विधायक जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय पंकज जी का आप स्वागत करें। यज्ञव्रत शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, आप मंच पर आए। माननीय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं भाई विपिन कुबरे जी हमारे बीच उपस्थित है। मैं आप दोनों साथियों का स्वागत अभिनंदन करता हूं, आप हमारे बीच उपस्थित हैं।
देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। वो किसान की बहुत चिंता करते हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने किसी पत्रावली पर साइन किया तो किसान सम्मान निधि की थी। 10 करोड़ किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा डालने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और आज केंद्र की कई योजनाएं प्रदेशों में चल रही है जिसका लाभ हमारे किसान ले रहे हैं और किसान आत्मनिर्भर हो रहा है, मजबूत हो रहा है। आज मौन पालन बोर्ड के हमारे जो राज्य मंत्री हैं, मैं उनके कैंप करने का उद्घाटन करने यहाँ पर आया था। आज हनी के क्षेत्र में आज 10,000 से अधिक किसान हमारे इससे जुड़े हैं और अपनी आजीविका चला रहे हैं। और यहाँ का जो शहद है, क्योंकि आम लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं होता, जैसे हमारा जामुन का शहद है, लीची का शहद है, हमारे जंगलों का शहद है, और सबसे महंगा अगर कोई शहद पूरे विश्व में जिसकी डिमांड है, अगर आप बद्रीनाथ गए होंगे तो जो हमारी वन तुलसी है, उसका जो शहद है 3,000 रुपये किलो तक बिक रहा है और उसकी इतनी डिमांड है कि हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रकार पॉली हाउसेज के क्षेत्र में 50,000 पॉली हाउस लगाने का संकल्प हमने लिया है, जिसमें हम 80-20 की हम सब्सिडी दे रहे हैं। प्रथम चरण में हम 15,000 लगा रहे हैं। इसी प्रकार मिलेट्स में, जिसको मोदी जी ने श्री अन्न का नाम दिया है, हम अधिक से अधिक किसानों को उसकी ओर आने का आकर्षित कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा एमएसपी अगर किसी का फसल का है तो मडवे का है, और उसमें जहां अन्य बीजों में 60-40 की सब्सिडी है, यहाँ पर 80-20 की सब्सिडी पर हम किसानों को मिलेट्स के बीज उपलब्ध करा रहे हैं और हमारे किसान मिलेट्स की खेती की ओर आ रहे हैं। मुझे याद है जब हम आंदोलन में उठे तो हम एक नारा लगाया करते कि हम कोदा जोंगरा खाएंगे, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाएंगे। और आज मैं ये कह सकता हूँ, हम ये नारा दे रहे हैं कि हम कोदा जोंगरा उगाएंगे, उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाएंगे। क्योंकि जब मिलेट्स इंस्टीट्यूट हैदराबाद ने टेस्टिंग की, हमारे यहाँ का कोदा और झुंगरा सबसे बेस्ट पाया गया। आज बड़े बड़े होटलों में हम टाई अप कर रहे हैं। अभी ललित ग्रुप के साथ हमने टाई अप किया। ललित ग्रुप के जितने होटल्स इंडिया और इंडिया के बाहर हैं, वहाँ पर हमारा उत्तराखंड का मिलेट्स प्रस्तुत किया जा रहा है। और एक समय ये जो गरीबों की थाली का भोजन था, आज अमीरों की थाली का भोजन बन गया। हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर सबसे पहले कहता है कि गेहूं खाना छोड़ दो, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। जो व्यक्ति मडुआ खाएगा उसको कभी शुगर नहीं होगा, जो कुल्थ की दाल खाएगा उसको पथरी नहीं होगी, जो चौलाई खाएगा उसके घुटने में दर्द नहीं होगा। और आज यही कारण है कि हमारा इसका उत्पाद बढ़ रहा है। और मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार, अभी आपने देखा होगा, कल ही हमारी 3,800 करोड़ के प्रस्ताव जब शिवराज जी यहाँ पर आए थे, मैंने उनसे निवेदन किया था और कल मुख्यमंत्री जब उनसे मिले उसकी सैद्धांतिक सहमति शिवराज जी ने दी है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय शिवराज जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और राज्य बनने के बाद जहाँ हमारा खेती का क्षेत्रफल 2 लाख हेक्टेयर कम हुआ है, लेकिन हमारा उत्पाद बढ़ा है, ये इस बात का संकेत है कि कृषि के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हमारी सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है। और जैविक खेती में पिछले 4 वर्षों से पहला पुरस्कार हमारे प्रदेश को मिल रहा है और आज लोग जैविक खेती की ओर भी आ रहे हैं। जन्म लिया है वैदिक समयों से, अगर भारत में कहें, और जो अफ्रीका के जो कबीले हैं, शहद का संग्रह होता रहा है। मधुमक्खियाँ हमेशा से रही हैं, करोड़ों से इंसान से पहले से हैं, लेकिन उसका जो विधिवत वैज्ञानिक ढंग से, जिससे उसको मक्खी को भी नुकसान ना हो, उसके पर ना टूटे, उसके लार्वा प्यूपा ये ना नष्ट हो जाएं,
कंटेमिनेशन, अब दूषण ना हो शहर में, ये टेक्निक अपेक्षाकृत नहीं है। ये लगभग 150 साल पहले यूरोप में, न्यूजीलैंड में, स्कॉटलैंड में इसका ज़्यादा काम था। हमारे यहाँ, मैं अपने ही केंद्र की बात करता हूँ, जो जोलीकोट में नैनीताल के पास में, वहाँ एक पंडित राजेंद्र नाथ मट्टू हैं, कश्मीरी पंडित, उन्हें बहुत शौक था, वो कीट विज्ञानी थे, एंटोमोलॉजिस्ट। वो जोलीकोट आए और यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत उपयोगी है। जैसे आप देखते होंगे कि रानी पोखरी, खानो, भोगपुर, ये जो बेल्ट है ऊपर, इठारना, बडेरना, यहाँ भी बहुत अच्छा काम है मधुमक्खी का। तो ऐसी नैनीताल की उस थोड़ा सा घाटी नुमा है, वहाँ स्लोप है वो पूरा, वहाँ मधुमक्खियाँ बहुत, वहाँ एक ही सीजन में 8 तरह के वेजिटेशन में मधुमक्खियाँ रस चूसती हैं और शायद उसका सारा टेस्ट और फ्लेवर्स और उसकी क्वालिटी बदल जाती है, यानी 8 डिफरेंट फ्लेवर्स एक ही सीजन में। ये जोलीकोट के तो मट्टू जी ने क्या किया कि अपना घर द्वार जो भी उनका कश्मीर में था वो सब बेच दिया और लगभग 100 साल पहले उन्होंने आधुनिक मधुमक्खी विज्ञान या जो एंटोमोलॉजी है उसकी स्थापना की। तो तब उन्होंने बी कीपिंग सेंटर नाम दिया था। उनका तो व्यक्तिगत उद्योग था, लेकिन 47 के बाद उसका राष्ट्रीयकरण हो गया और उसके बाद गंभीर प्रयास सरकार ने शुरू किए। लेकिन हुआ क्या कि बहुत सारी चीज़ों के चलते ग्रामीणों को आदत थे वो धुआं दे के मधुमक्खी क्या करें, मतलब हजारों साल की वही प्रैक्टिस थी, तो उसको उनको आकर्षित नहीं कर पाया। अब सरकारों ने कोशिश की है और मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ख्वाब है जिसे उन्होंने वाइब्रेंट विलेज दिया, जो ऊर्जावान विलेज है। तो उसमें मधुग्राम उनका एक नया कॉन्सेप्ट है। ग्राम मत वो चाहते हैं जिस तरह से चीन इस समय विश्व में हनी हब है, उसी तरह से उत्तराखंड भारत में हब बने और काश भारत भी मतलब चीन वगैरह के नज़दीक आए जल्दी। इसके लिए प्रयास शुरू किया गया और मुझे इसलिए भी लाया गया कि उन्हें लगा कि नया आदमी थोड़ा बेहतर कर सकता है। अभी हो सकता है कि इसमें दूषण खुद भी कम है मुझ में, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि पुराना होकर दूषण नहीं आता, लेकिन पुराना होकर आदमी की रुचियाँ मौन पालन में तो शायद नहीं जाएंगी। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि मुझे जो भी काम दिया था, क्योंकि मैंने किया नहीं है, मैं सड़कों पे घुमा हूँ, मैंने खालीपन झेला है, लेकिन मैं दिल में कुछ था करने को। अब आप सब लोगों का सहयोग, पत्रकार बंधुओं का जो चौथे स्तंभ आप हैं, आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा और छोटी छोटी चीज़ों में तवज्जो, वरना मधुमक्खी पे कौन ध्यान देता है? सुपरस्टार्स पे ध्यान दिया जाता है, या वैज्ञानिकों पे, या अंतरिक्ष यात्री जो हैं उन पर ध्यान दिया जाता है, स्पोर्ट्स पर्सनस पे, सेलिब्रिटीज़ पे ध्यान। ऐसे में मधुमक्खी पे ध्यान केंद्रित, बहुत छोटा सा कीड़ा है वो, लेकिन वो ऐसा कीड़ा है कि उसका वो मरने के बाद भी उसका जो शरीर है वो आपकी पैदावार को बढ़ा रहा है। इतिहास, विज्ञान इस बात का साक्षी है कि मधुमक्खी जिस पौधे पे या जिस भी प्रजाति पे बैठती है उसकी पैदावार 8-8 गुना बढ़ जाती है। तो मधुमक्खी का शहद मीठा है, उसका जो डंक हमें लगता है तो बहुत तीखा लगता है, उससे जो विष निकलता है उससे बेशकीमती जहर विनोम, एंटीविनोम तैयार होता है। और मधुमक्खी के पूरे शरीर से ऐसी दुर्लभ खाद पैदा होती है जो आम यूरिया या अन्य जो इवन जैविक खाद हैं उनसे 1,000 गुना ज़्यादा पावरफुल है। तो मधुमक्खी जब छोटा सा उसका जो वो क्या करती है बेचारी, वो रस चूसती है, पराग चूसती है और ला के उन्हें इकट्ठा करती है, और वो इकट्ठा करके जो भी कुछ वो करती है हमारे काम और वो मर के चली जाती है, उसकी आयु भी ज़्यादा नहीं होती। तो एक छोटा सा जो कीट है, और कितना विश्व में, किसी ने तो ये भी कहा कि विश्व की सारी मानवता परास्ता कृषि के रास्ते से, वो इसीलिए है चूंकि मधुमक्खी। मेरा सौभाग्य है कि कामिला, मुझे सौभाग्य है कि आप लोग मेरी छोटी सी चीज़ पर इतना तवज्जो दे रहे हैं। आगे आपका आशीर्वाद। जी, एक चुनौती आपका कहता हूँ कि मधुमक्खी पालन में क्या किया था कि आप वनस्पतियों को कीट रहित करने के लिए उस पर औषधियाँ छिड़कते हैं, उस पर पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है कि वो कृमि हैं वो तो हट जाएंगे, लेकिन साथ में मधुमक्खियाँ जो इनके अंडे लावा प्यूपा वहाँ पे थे, या मधुमक्खी आदतन जा रही है, मान लिया सरसों की है, अभी वन तुलसी की बात मंत्री जी ने की, वो वहाँ बैठी है तो वो तो दूषित हो गया, वो तो स्ट्रॉन्ग केमिकल है, तो वो उसको भी चूस लेती है और वो बेचारी मर जाती है। तो ये ध्यान देना कि जो विज्ञान की तरक्की है, मसलन पेस्टिसाइड है या नई टेक्निक्स है, या हम पूरा का पूरा मशीनी कल्चर का प्रयोग करें, उसके साथ हमारी जो पारंपरिक जो चीज़ें हैं, हमारे खेती करने के जो रिवाज हैं या फसलों के जो रिवाज हैं, वो भी न मरें। एक बीच का रास्ता है जो बड़े संतुलन की डिमांड करता है। इसमें ज्ञान की भी जरूरत है, इसमें आपको संवेदना की भी जरूरत है। ये मैं कहना चाहूँगा। तो हमारे जी 92 एकड़ में जो यूनिवर्सिटी जो किया गया, जी बिल्कुल ठीक बात। इसको लेकर स्टेट गवर्नमेंट कैसे कोलैबोरेट करेगी और उस पर क्या आपकी योजना है? बिल्कुल, ये बहुत अद्भुत सवाल है। पंतनगर उत्तराखंड के उन नगीनों में, सरकारी या अर्धसरकारी क्षेत्र में या एकेडमिक क्षेत्र में, जो कि वास्तव में जितनी फंडिंग दिया रही है उससे 10 गुना रिजल्ट दे रही है। IITs में ऐसा होता है, लेकिन IITs बहुत प्रेस्टिजियस हैं, लेकिन IITs को फंडिंग बहुत होती है। मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, भारत के पूरे सारे जो करीब 190 सरकारी विश्वविद्यालय मान लिया, उनकी जो फंडिंग है तो JNU उसका 20% ले लेती है। तो आज JNU में स्थिति है कि वहाँ पे 8,000 स्टूडेंट हैं और उसमें 6,000 टीचर्स हैं। पंतनगर वो चीज़ है कि जहाँ पे कम से कम पैसों में रिटर्न बहुत ज़्यादा आ रहा है। हम लोग कृषि क्षेत्र पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हम लोग IAS PCS को ही है तो उसके प्रति जिस स्वाभाविक हम ज़्यादा है क्योंकि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हैं। लेकिन जो कीट वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों के प्रति तो क्रेज हो सकता है, स्पेस वैज्ञानिक, खासकर वो जब स्पेस वॉक कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो जंगलों में वॉक कर रहे होते हैं गुमनाम मधुमक्खियों के बीच में, तब उन्हें कोई नहीं पूछता है। तो पंतनगर उन सेलिब्रिटीज़ का नाम है जो दरअसल मानवता को मानवता बनाए रखते हैं, चाहे उसका रानी चौरी कैंपस हो, चाहे हमारे वल्लभ भाई की जो यूपी में है वो, ये बहुत, और पूसा तो इंस्टीट्यूट विश्व फेमस है। जी, बहुत ये मार्मिक सवाल है। धन्यवाद जी सवाल के लिए।
मेरे अधीन एक जो विभाग काम कर रहा है उसमें एक सर्वोच्च अधिकारी हैं, वो पीसीएस अलाइड से आई हैं, तो उन्होंने बड़ी रुचि के साथ इंटरमोलॉजी में भी कोर्स शुरू किया, उनकी पीएचडी पूरी हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया है कि मधुमक्खी के ऊपर मतलब अपना अन्न उद्यान छोड़ के, हॉर्टिकल्चर छोड़ के मधुमक्खी पर ध्यान केंद्रित किया, और उन्होंने गवर्नमेंट से गुजारिश की कि आप इसका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो अब तक लगभग 325 रुपये था, उनके प्रयासों से वो 750 रुपये हो गया। तो जब दुगना मिलेगा, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मैं मधुमक्खी किसानों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, हरिद्वार के कुछ लोग थे, मैंने उनसे पूछा भाई कैसे, तो पुरानी सी कार लिए हुए, सादगी तो हमारे मैदानों में है ही, मैदानों की सादगी कुछ अलग ही तरह की है। तो मुझे लगा कि आप कितना उसका भाई साहब छोटा मोटा करते हैं। तो आप ध्यान दें कि हनी बॉक्स जो है, मधुमक्खी जो डब्बा है, उसको प्रॉपर भाषा में कॉलोनी का मतलब मधुमक्खी जहाँ निवास कर रही है, तो उसमें एक मधुमक्खी से मैंने कहा 3 महीने में कितना होता है। उन्होंने कहा 3 महीने में बहुत नहीं होता भाई साहब। मैंने कितना, तो उन्होंने कहा 3 महीने में मुझे अपनी 1,000 पेटियाँ हैं, उनसे 2,500 बाल्टी शहद प्राप्त होता है। आप यकीन करेंगे, आप जरा सोचिए कि पंडित जी ने छोटे शहद के शीशे लाने के लिए कहा, आपको पता है 30 रुपए से कम की इतनी शीशे भी नहीं आती है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं जनरली बोल रहा हूँ कि पतंजलि, जंडू, डाबर, गुरुकुल, ऋषिकुल या जो अज्ञातनामा जो तमाम जो ब्रांड है, अगर आप शहद का 100 ग्राम का भी लेंगे तो कितने का होगा आपको पता है, और बाद में थोड़ी देर में उसको छोड़ देंगे तो उसमें कुछ जमने लगता है। मैं नहीं कहूँगा वो शक्कर है क्या, लेकिन वो शुद्ध शहद तो नहीं है। मैं अपने डिपार्टमेंट की बड़ाई भी नहीं करूंगा, अगर संजीदगी से बनाया गया शहद और उसमें इतना लालच नहीं किया गया कि आम के पेड़ की लकड़ी लगा दी, वो लकड़ी गल जाएगी, मधुमक्खी मर जाएगी, सील जाएगी। जब हमारे कपड़े सीलते हैं और हमारे हाथों को इन्फेक्शन दे सकते हैं, तो मधुमक्खी तो पूरी सील के मर जाती है। और लोहे के उसमें इस्तेमाल, गंदा लोहा इस्तेमाल किया था, तो उनके कब्जों से जो शहद रिश्ता है ना, वो कंटेमिनेटेड होता है। जो विश्व मानक है उस पर तो यहाँ का शायद थोड़ा कम ही खरा उतरता है। हम प्रयास कर रहे हैं कि विश्व मानकों पे उतरे। दूसरी बात है, हम बेहतर भंडारण क्षमता करें, हम खुद खरीदें। अभी गवर्नमेंट खुद नहीं खरीद पाती है, अभी गवर्नमेंट बिचौलिए का काम करती है, मध्यस्थ का काम करती है। लेकिन एक काम गवर्नमेंट ने बड़ा ऐतिहासिक किया है, इसके लिए मैं उत्तराखंड सरकार के कृषि मंत्री को भी और आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा को भी धन्यवाद दूंगा कि MSP डबल कर दिया गया। 350 रुपये किलो का शायद अब लगभग 700 रुपये किलो में बिक रहा है। तो देखिए कितनी बड़ी है। तो मतलब आप ग्वाड़ी भी गई हैं, टिहरी में ग्वाड़ी मैं ग्वाड़ी में एग्जैक्टली गए नहीं, मैं जनरली घुमाई हूँ जगह। जी जी।